Assalamu alaikum dear students. Welcome to NEET Finishing Touch Series 2023. This is Umar sir, Faculty Physics, Sky, Srinagar. In today's lecture, we will be discussing the problems of Newton's laws of motion followed by circular motion. And one more thing, while addressing the questions, we will be covering all the topics and related concepts. So let us start. पहला क्वेश्चन जो दिया है, द मोशन ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m इज गिवन बाय y इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ gt स्क्वायर, द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज. तो ये वाला क्वेश्चन जो है इट इज फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. एज वी नो, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें कहता है फोर्स होता है बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, राइट. एंड फॉर कांस्टेंट मास सिस्टम फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो यहां पे सिंपली हमने क्या करना है, हमने एक्सेलरेशन निकालनी है, तो हमें पार्टिकल पे फोर्स मिलेगा, राइट. तो एक्सेलरेशन कैसे मिलेगी, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन दी हुई है, हमने इसको दो बार डिफरेंशिएशन करना है, एक्सेलरेशन आएगी, पुट करेंगे वैल्यू, गेट द आंसर. सो dy बाई dt इक्वल टू u प्लस हाफ ऑफ g इंटू टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t हो गया. ठीक है, तो फिर से और एक बार डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे हमें एक्सेलरेशन मिलेगी. सो डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0 प्लस जी टी का एक्सेलरेशन g हो गया, यानी एक्सेलरेशन का वैल्यू हमें g आया, यानी कांस्टेंट. नाउ सिंपली नाउ हाउ टू फाइंड द फोर्स. फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स आएगा mg के बराबर. तो अगर हम ऑप्शंस की ओर ध्यान डालेंगे, पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट है, राइट. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. ए बुलेट ऑफ 40 ग्राम, बुलेट इसका मास दिया गया 40 ग्राम, मूविंग विद स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड, एंटर्स ए हेवी वुडन ब्लॉक एंड इज स्टॉप्ड आफ्टर डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर. एक बुलेट एक ब्लॉक के अंदर जा रही है और कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद, 60 सेंटीमीटर ट्रेवल करने के बाद ये बुलेट और रुक जाती है. तो हमने निकालना, वी हैव टू फाइंड एवरेज रेजिस्टिव फोर्स बाय द ब्लॉक ऑन द बुलेट. ब्लॉक की वजह से बुलेट पे जो रेजिस्टिव फोर्स लगेगा वो हमने निकालना है. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज फाइनल वेलोसिटी बुलेट की आएगी 0, बिकॉज फाइनली बुलेट जो है ये स्टॉप हो जाएगी. अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी बुलेट की हमें दी गई है, दैट इज 90 मीटर पर सेकेंड, राइट. स्टॉपिंग डिस्टेंस दी गई है, दैट इज 60 सेंटीमीटर. हमने निकालना है फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स हमने निकालना है. तो अगर मैं एक्सेलरेशन पहले निकाल सकूं, एज पर द इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस as. बुलेट फाइनली स्टॉप हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी इज टेकन टू बी 0. इनिशियल वेलोसिटी बुलेट की 90, बट इसका स्क्वायर लेंगे, दैट इज 2 इंटू a इंटू, एंड नो वट इज स्टॉपिंग डिस्टेंस इज 60 सेंटीमीटर एंड इट हैज टू बी कन्वर्टेड इंटू मीटर्स, डिवाइड बाय 100. So 60 by 100, right. तो एक्सेलरेशन का वैल्यू यहां पे हमें मिलेगा 90 इंटू 100 डिवाइड बाई 2 इंटू 60. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द बुलेट, राइट. अब हमने करना है कि हमने फोर्स निकालना है. सिंपली फोर्स होता है बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन. So mass of bullet is given as 40 gram. It has to be converted into kilograms. So 40 by 1000 multiplied by acceleration, and that is simply 90 into 100 डिवाइड बाई 2 इंटू 60. और जब आप ये कैलकुलेट करेंगे, ये फोर्स का वैल्यू, ये ऑनपुट, ये वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, आपका आंसर जो निकल आएगा 270 न्यूटन के बराबर आएगा, राइट. सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा जो बनेगा, ये वाला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, ये न्यूटन्स लॉज पर ही बेस्ड है. फिलहाल हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं न्यूटन्स लॉज. फिलहाल सेकंड लॉ मैंने इंट्रोड्यूस आपको किया था. फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp बाई dt, एंड फॉर कांस्टेंट मास सिस्टम फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट. अब ये वाला सीन अगर हम देखेंगे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ हमें कहता है एक ऑब्जेक्ट, अगर एक सिस्टम या कोई ऑब्जेक्ट मान लो रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है, तो इस पे नेट फोर्स होता है 0. हर डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस होते हैं, ठीक है. अगर एक ऑब्जेक्ट, फर्स्ट लॉ हमें कहता है अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो ये रेस्ट में ही रहेगा, या अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो ये यूनिफॉर्म ही रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा, जब तक इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एग्जर्ट ना हो. यानी अगर नेट फोर्स ऑब्जेक्ट पे 0 है तो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा. अब क्वेश्चन की ओर हम आते हैं. क्वेश्चन हमें बता रहा है कि अब आपके पास एक सिस्टम है, हमने यहां पे इस पॉइंट पे 50 न्यूटन का फोर्स लगा के रखा है. ये वाला ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है और हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, वी हैव टू फाइंड द एंगल मेड बाय द रोप विद द वर्टिकल एट इक्विलिब्रियम. ये रोप वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाएगी, ये एंगल हमने थीटा निकालना है,
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम देखेंगे यहां से कौन सा फोर्स लगेगा, ये वेट लगेगा 5G यानी 50 न्यूटन फोर्स डाउनवर्ड लगेगा, यहां से भी 50 है। इस रो में यहां से टेंशन लगेगा, टेंशन के दो कंपोनेंट्स दोस्तों आएंगे, अगर ये थीटा है ये भी थीटा आएगा, ये टेंशन का कॉस कंपोनेंट होगा टी कॉस थीटा, राइट। और इसी तरह से ये टेंशन का साइन कंपोनेंट होगा टी साइन थीटा। टी कॉस थीटा विल बी बैलेंसिंग द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड टी साइन थीटा विल बी बैलेंसिंग द अप्लाइड फोर्स दैट इज 50 न्यूटन। तो यहां पे अगर हम देखेंगे टी साइन थीटा जो हमारा आएगा दैट इज सिंपली 50 एंड नाउ व्हाट इज टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा भी फॉर्चुनेटली 50 ही है, राइट। सो इनको अगर हम डिवाइड करेंगे टी टी कैंसिल होगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज tan थीटा, tan थीटा 50 बाई 51 आएगा, सो tan 45 1 होगा, यानी एंगल जो बनेगा 45 डिग्री का बनेगा, दैट इज दिस एंगल, राइट। तो फिलहाल अभी तक हमने न्यूटन के दो लॉज टच किए एज पर दीज क्वेश्चंस। चलिए, तो यहां पे और एक क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है, स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग हॉरिजॉन्टली विद स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड गश्स आउट ऑफ ए ट्यूब। हमारे पास एक ट्यूब है दोस्तों, वी हैव ए ट्यूब, इस ट्यूब से पानी बाहर निकल रहा है, इस ट्यूब से पानी बाहर निकल रहा है और ये पानी जो है ये दीवार को टकरा रहा है यहां पर ऐसे, ठीक। इस पानी की रफ्तार दी गई है 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एरिया दिया गया है 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। इस ट्यूब का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी हमें बताया गया है। तो हमने क्या करना है, क्वेश्चन बताया रहा है कि एज्यूमिंग दैट इट डज नॉट रिबाउंड फ्रॉम द वॉल, जो पानी टकरा रहा है वॉल को वो पानी वापस नहीं आ रहा, यानी पानी का फाइनल मोमेंटम जो है दैट इज 0। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आप बताइए फोर्स कितना एग्जर्ट होगा वॉल पे। सो न्यूटन सेकंड लॉ यहां पे भी यूज होगा, फोर्स होता है बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाई डेल्टा टी इज द टाइम। मान लीजिए ये इसके बहुत करीब है, डेल्टा टी टाइम है, टाइम ऑफ इंपैक्ट यहां पे, ठीक। सो ट्यूब हमने इस वॉल के बहुत करीब लिया हुआ है। सो फाइनली पानी रुक जाता है, फाइनल मोमेंटम पानी का 0 होगा। इनिशियल मोमेंटम ऑब्वियसली वी कैन राइट इट इज मास इनटू वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम, सपोज वो डेल्टा टी टाइम, राइट। सो फोर्स जो आपका बनेगा दैट इज नेगेटिव साइन फिलहाल अब लेंगे नहीं, मास जो है, मास को हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड डेंसिटी। सो कैन आई सिंपली राइट इट इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू v डिवाइड बाई डेल्टा टी, बट मेक श्योर ये वाला v वॉल्यूम, ये वेलोसिटी, सो ये जहन में रखें। अब वॉल्यूम जो हमारा होगा, वॉल्यूम होगा यहां से कितना पानी बाहर निकल रहा है टाइम डेल्टा टी में, उस पानी का वॉल्यूम जो आपका आएगा वो होगा एरिया इंटू डिस्टेंस के बराबर। सो वॉल्यूम के बदले हम लिखेंगे एरिया इंटू यहां से यहां तक की डिस्टेंस, अगर पानी की वेलोसिटी v है सो डिस्टेंस होगा वेलोसिटी इंटू टाइम। सो वी कैन सिंपली राइट एरिया इंटू, सो वॉल्यूम होता है एरिया इंटू, वॉल्यूम के बदले हम लिखते हैं एरिया इंटू डिस्टेंस, एरिया इंटू व्हाट इज दिस डिस्टेंस, वेलोसिटी इंटू टाइम, v डेल्टा टी, राइट। और ये रो अपना ऐसे ही है, अब की बार ये वेलोसिटी, अब की बार ये वेलोसिटी है बिकॉज मैंने वॉल्यूम के बदले लिखा एरिया इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस इज v डेल्टा टी, v इज वेलोसिटी नाउ हियर, डिवाइड बाय आएगा आपका डेल्टा टी डेल्टा विल कैंसिल आउट। सो फोर्स जो वॉल पे लगेगा दैट विल बी रो ए वी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप जनरलाइज कर सकते हैं, ये डायरेक्टली याद रखो, अगर पानी बाहर आ रहा किसी ट्यूब से, किसी दीवार को टकरा रहा है तो फोर्स जो दीवार पे लगेगा दैट इज सिंपली रो ए वी स्क्वायर के बराबर, राइट। अब अगर क्वेश्चन होता कि पानी टकराने के बाद उसी वेलोसिटी से वापस आ रहा है तो चेंज इन मोमेंटम डबल हो जाता, तो यहां पे ट्वाइस आ जाएगा, फिलहाल यही सीन में पानी टकरा नहीं रहा, तो फोर्स जो आपका बनेगा दैट इज डेंसिटी, व्हाट इज डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी 10⁻³ यानी 1000 होती है, मल्टीप्लाइड बाय एरिया बताया गया 10⁻² इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन जाएगा 10⁻1 इंटू 15 स्क्वायर इज 225, यानी ये आएगा 2250 न्यूटन। जरा ऑप्शंस में चेक कर लेते हैं, ऑप्शंस में 10 पर टर्म है, तो अगर हम इसको 10⁻³ में कन्वर्ट करेंगे दिस कम्स इक्वल टू 2.250 इंटू 10⁻³ यानी कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सेकंड इसका मैच कर रहा है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। देखिए दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी है, न्यूटन सेकंड लॉ को हम थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं,
न्यूटन सेकंड लॉ हमें बताता है फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। पहले क्वेश्चन को समझेंगे। अ बैट्समैन हिट्स ए बॉल ऑफ मास दिस स्ट्रेट इन अ डायरेक्शन ऑफ द बॉलर विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल आ रही है बैट की और वो टकराती है बॉल के साथ, बैट के साथ, बॉल वापस उसी डायरेक्शन में उसी वेलोसिटी से वापस आती है। तो हमने निकालना है, हमें इंपल्स निकालना है। तो न्यूटन सेकंड लॉ थोड़ा मॉडिफाई होता है। मैं यहां पे ये बात समझाऊं, फोर्स चूंकि बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, फोर्स होता है बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सो कहने सिंपली राइट चेंज इन मोमेंटम आपका डीपी बनेगा एफ डी टी। फोर्स इंटू टाइम ऑफ कांटेक्ट को हम इंपल्स कहते हैं। तो यहां पर अगर हम डायरेक्टली इंटीग्रेट भी करेंगे, इंटीग्रेशन हम करेंगे, तो इंटीग्रल ऑफ डीपी देगा टोटल चेंज इन मोमेंटम। सो कहना है सिंपली राइट इट इज पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, और फोर्स इनटू टाइम ऑफ कांटेक्ट को हम इंपल्स कहते हैं। इस चीज को हम इंपल्स मोमेंटम थ्योरम भी कहते हैं। इंपल्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स लीनियर मोमेंटम। सो ये चीज कभी भूलेंगे नहीं। तो पता चला अगर फोर्स निकालना हो चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम कर लो, और अगर आपको इंपल्स निकालना हो तो सिर्फ चेंज इन मोमेंटम कर लो। तो ये वाले केस में हमें क्या निकालना, इंपल्स। सो आई हैव टू फाइंड चेंज इन मोमेंटम। तो और एक कॉन्सेप्ट हमने यहां पे सीखा, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम क्या है, राइट। सो डायरेक्टली अब हम यहां देखेंगे। अब चूंकि हमें इंपल्स निकालना है यानी चेंज इन मोमेंटम निकालना है, हमारे पास ये बैट है और बॉल आ रही है। बॉल का मास दिया गया है 0.15 kg। बॉल की वेलोसिटी है 12 मीटर पर सेकेंड, और ये बॉल टकरा के वापस आती है इसी रफ्तार से, 12 मीटर पर सेकेंड से ही ये बॉल वापस आती है। तो हमने क्या करना है, हमने निकालना इंपल्स। क्योंकि इंपल्स होगा बराबर चेंज इन मोमेंटम यानी पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। पी फाइनल अगर हम ये डायरेक्शन में मोमेंटम पॉजिटिव लेंगे यानी मास इंटू वेलोसिटी, माइनस ये डायरेक्शन में नेगेटिव मोमेंटम अगर हम लेंगे तो आएगा माइनस मास इंटू वेलोसिटी। आई रिपीट, अगर ये डायरेक्शन में मोमेंटम पॉजिटिव है तो ये डायरेक्शन में मोमेंटम नेगेटिव है। ये वाला मोमेंटम हमने पॉजिटिव लिया तो mv, माइनस ये वाला मोमेंटम नेगेटिव लिया यानी माइनस mv के बराबर। तो यहां पे ये जो बन जाएगा, चूंकि मास तो सेम है इस बॉल का, वेलोसिटी भी चेंज नहीं हो रही, इसलिए मैंने वी दोनों जगहों पे लिखा। सो दैट इज ट्वाइस mv। तो आज के बाद ये डायरेक्टली याद ही रखें, अगर बॉल जा रही है किसी दीवार की ओर या किसी बैट की ओर, जब ये वापस आ जाती है चेंज इन मोमेंटम होता है ट्वाइस द इनिशियल मोमेंटम यानी ट्वाइस mv के बराबर। तो बस खेल खत्म। यहां पे अब पुट कर लेंगे वैल्यूज। इट इज 2। व्हाट इज मास? मास इज 0.15 एंड व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी है 12 मीटर पर सेकेंड। सो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। सो दैट कम्स इक्वल 2 इंटू 15/100 इंटू 12। ठीक है, तो यहां पे कैंसिलेशन होगी 2 इंटू 50s। सो ये बनेगा 5 3s are 5 10s are यानी 3 इंटू 1.2। ठीक है, तो ये 3.6 बन जाएगा। सो दिस विल बी द इंपल्स। तो अभी तक दो स्टेटमेंट्स हमने पढ़ी, फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम और इंपल्स होता है चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर। ना और एक क्वेश्चन बराबर ऐसा ही है। एक बॉल अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में बॉल जा रही थी वापस आ रही थी, चेंज इन मोमेंटम वाज ट्वाइस mv। बट अब की बार ये बॉल किसी एंगल पे जा रही है और उसी वेलोसिटी से वापस आ रही है। अगर उसी वेलोसिटी से वापस आएगी बॉल तो चेंज इन मोमेंटम की फॉर्मूला थोड़ी मॉडिफाई हो जाती है। तो चूंकि हमने इंपल्स ही निकालना है, इंपल्स किसके बराबर होता है? इंपल्स होता है बराबर चेंज इन मोमेंटम p2 माइनस p1, वेक्टर सब्ट्रैक्शन होगा यहां पे, और यही चेंज इन मोमेंटम जो होगा बराबर जब इंक्लाइन प्रोजेक्शन है, किसी एंगल पे बॉल जा रही है और उसी और वापस आ रही है सेम वेलोसिटी से, तो चेंज इन मोमेंटम होता है ट्वाइस mv cos थीटा बाई 2। ये आप डायरेक्टली फॉर्मूला याद कर सकते हैं। अब अगर वापस आई रिबाउंड हो गई तो ट्वाइस mv चेंज इन मोमेंटम, अगर किसी एंगल पे तो ट्वाइस mv cos थीटा बाई 2। सो बस खेल खत्म। इट इज ट्वाइस mv। व्हाट इज एंगल? एंगल थीटा यहां पे मेंशन मैं बता रहा हूं, थीटा जहन में रखना। थीटा ये अंदर वाला एंगल होता है, ये सारा एंगल इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का अंदर वाला एंगल। कभी कभार बाहर वाला एंगल दिया होता है तो ऐसी गलती नहीं करेंगे। सो इट इज cos 120/2। सो इट इज cos 120/2। सो दिस इज डायरेक्टली ट्वाइस mv cos 60 हो गया। cos 60 होता है
cos 60 is 1/2, it is twice mv into 1/2, 2 कैंसिल हुआ, आंसर आएगा आपका mv के बराबर. सो योर आंसर इज mv, दिस इज इंपल्स. बट कभी कभार क्वेश्चन आप ऐसे भी देखेंगे, ऐसी गलती कभी नहीं करना, आपको क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेगा, बराबर ऐसी बॉल जा रही होगी, वापस आ रही होगी, ये एंगल आपका दिया होगा सपोज 25 डिग्री, ये वाला एंगल आपको 25 डिग्री दिया होगा, तो आप बता सकते हैं एंगल थीटा, जो फॉर्मूला में आप थीटा का वैल्यू डालेंगे वो ये वाला अंदर वाला एंगल होता है, तो ये कितना होगा 180 माइनस 50 यानी 130 डिग्री आपकी बार एंगल होगा. तो ऐसी गलती नहीं करेंगे, ठीक है. बट मेक श्योर, अब अगर इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी सेम ना हो तो उस टाइम पे आप डायरेक्टली वेक्टर सब्ट्रैक्शन करेंगे, इंपल्स होगा बराबर अंडर रूट ऑफ p2 स्क्वायर प्लस p1 स्क्वायर माइनस ट्वाइस p1 p2 cos थीटा. बट मेक श्योर उस टाइम पे अगर इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम सेम ना हो, इससे पहले वाले क्वेश्चन में वेलोसिटी सेम थी यानी मोमेंटम इनिशियल और फाइनल सेम थे, बट अगर मोमेंटम सेम ना हो, इनिशियल और फाइनल मोमेंटम अगर सेम ना हो, तो ये फॉर्मूला यूज करें इंपल्स निकालने के लिए. बट मेक श्योर थीटा उस टाइम पे ये वाला एंगल बनेगा, जो फाइनल मोमेंटम इस एक्सटेंडेड लाइन के साथ बनाएगा, ये वाला एंगल उस टाइम पे थीटा होगा. ये इनिशियल मोमेंटम, ये फाइनल मोमेंटम, ये एक्सटीरियर एंगल उस टाइम पे थीटा बनेगा, जो आपको पुट करना है यहां पे, राइट. सो ये कॉन्सेप्ट हम सीख गए. इसके बाद और एक क्वेश्चन है, डिस्क ऑफ मास 100 ग्राम इज केप्ट फ्लोटिंग हॉरिजॉन्टली इन एयर बाय फायरिंग द बुलेट्स, राइट. तो आपके पास एक डिस्क है, ठीक है, वो है डिस्क. एक डिस्क को हमने सस्पेंड किया हुआ है, ये एक डिस्क है, इसका मास मेंशन है, इट इज 100 ग्राम. 100 ग्राम डिस्क है. हम क्या कर रहे हैं, हम इसको बुलेट्स थ्रो कर रहे हैं, नीचे से हम इसको बुलेट्स थ्रो कर रहे हैं. बुलेट का मास दिया गया है, बुलेट का मास है, एक बुलेट का मास है 5 ग्राम, राइट. उससे क्या होगा, ये बुलेट जब इसको टकराएंगे, इस पे थ्रस्ट लगेगा, फोर्स लगेगा, वो फोर्स इसके वेट को बैलेंस करेगा, जिसकी वजह से ये डिस्क फ्लोट करेगी, ये गिरेगी नहीं. तो हमसे अब क्वेश्चन पूछ रहा, आप बताइए एक बुलेट की वेलोसिटी, अच्छा और एक चीज भी दी गई है, ये बुलेट जब जा रही है ये उसी वेलोसिटी से वापस आ रही है, जिस वेलोसिटी से एक बुलेट जाती है उसी वेलोसिटी से वापस आती है. सो व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम, ट्वाइस mv, राइट. उसके बाद हमने बताना वेलोसिटी ऑफ ईच बुलेट एट द टाइम ऑफ इंपैक्ट, एक बुलेट की वेलोसिटी कितनी होगी, राइट. तो यहां पे हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली यहां पे ऐसा करेंगे, तो फोर्स जो लगेगा, अपवर्ड फोर्स जो लगेगा, अपवर्ड फोर्स वो होगा बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के dp बाई dt के बराबर. दिस इज अपवर्ड फोर्स, और यही इसके वेट को बैलेंस करेगा, राइट. अब चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाई टाइम, अगर हम देखेंगे एक बुलेट में कितना मोमेंटम चेंज आया, ट्वाइस mv, तो चेंज इन मोमेंटम होगा ट्वाइस mv. और अगर n बुलेट्स जा रहे हैं पर सेकेंड में, तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा, अगर n है नंबर ऑफ द बुलेट्स, सो n इज द नंबर ऑफ बुलेट्स, डिवाइड में आपका आएगा डेल्टा t. सो दिस इज चेंज इन मोमेंटम, राइट. एक बुलेट का मोमेंटम चेंज होगा ट्वाइस mv, n बुलेट्स होगा मल्टीप्लाइड बाय n डिवाइड बाय dt, और ये इसके वेट के बराबर होगा, इसका वेट है 100 ग्राम, सो इट इज 100 बाई 1000 मल्टीप्लाइड बाई g, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g का वैल्यू आप 9.8 लेंगे, 10 नहीं लेंगे. अगर मेंशन होता क्वेश्चन में 10 तो 10 लेते, बट यहां पे आप 9.8 लेंगे. सो हमने वेलोसिटी निकालनी है, नंबर ये जो इट इज नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर सेकंड, एक सेकंड में कितनी बुलेट्स फायर हो रही है, तो वो 10 बुलेट्स पर सेकंड फायर हो रही है, ये भी मेंशन है, नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर सेकंड. सो क्या ये फॉर्मूला, इनफैक्ट आप डायरेक्टली याद रखना, फोर्स की ये फॉर्मूला है. सो अगर हम पुट करेंगे वैल्यूज, नाउ दिस इज इक्वल टू 2, मास ऑफ बुलेट हमें दिया गया 5 ग्राम, यानी 5 इंटू 10 रेज पावर -3. वेलोसिटी निकालनी है, नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर सेकेंड इज गिवन एज 10, एंड दैट इज सिंपली इक्वल, ये दो जीरोस कटेंगे, इट इज 9.8 डिवाइड बाई 10, ठीक है. तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे यहां पर. सो वेलोसिटी हमने निकालनी है, तो वेलोसिटी किसके बराबर आएगी, इट विल बी 9.8 डिवाइड बाई 10 इंटू 10 रेज पावर -3 इंटू 2 इंटू 5 आपका 10 बन जाएगा, ठीक है. तो यहां से वेलोसिटी का वैल्यू जो हमारा आएगा, ये 3 जीरोस यहां पे खत्म हो रहे हैं, ये 3 जीरोस खत्म हो रहे हैं, तो वेलोसिटी का वैल्यू आपका आएगा दैट इज 9.8.
मीटर पर सेकंड। सो अगर आप फिर इसमें दिया हुआ है सो 980 सेंटीमीटर पर सेकंड, इसकी अगर आप सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू इसका आएगा। बट मेक श्योर जहन में ये बात याद रखना कि फोर्स जो लगेगा डीपी बाई डी टी, उसकी जनरल फॉर्मूला ये है, ये आप डायरेक्टली याद भी कर सकते हो। अगर आपके पास डिस्क फ्लोट कर रही है, बुलेट्स जा रही हैं, बुलेट्स की वजह से इस पे अपवर्ड थ्रस्ट जो लगता है वो अपवर्ड थ्रस्ट होता है बराबर ट्वाइस एम वी इंटू एन। एन रखना याद, बट एन है नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर सेकेंड, ट्वाइस एम वी इंटू एन, राइट। सो ये कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया। फिलहाल अभी तक जो हम पढ़े हैं वो हम पढ़े हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ पढ़े, सेकंड लॉ पढ़े, उनका इंपल्स मोमेंटम थ्योरम भी हमने पढ़ ली। तो इसके बाद फिर से और एक क्वेश्चन इंपल्स मोमेंटम थ्योरम पे ही है। हम एक बात जानते हैं कि फोर्स जो होता है बराबर इट इज डीपी बाई डी टी। सो डीपी होता है एफ डी टी के बराबर, इंटीग्रेशन कर लो बोथ साइड से तो चेंज इन मोमेंटम पी फाइनल माइनस पी इनिशियल जो आपका आएगा दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी, और वही आपका इंपल्स है कि नहीं। सो दैट मीन अगर मुझे पता है चेंज इन मोमेंटम जो है इसके बराबर आया, बट चेंज इन मोमेंटम इज ऑल्सो इक्वल टू इंपल्स। सो पता चला कि इंपल्स जो होता है असल में हम कहते हैं ना इंपल्स होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी। सो इंपल्स होता है, इंपल्स जो है ये हम ज्ञात होता है चेंज इन मोमेंटम के बराबर, और वही होता है बराबर एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ। सो फोर्स टाइम ग्राफ दिया आपको, क्वेश्चन पूछ रहा आप निकालिए चेंज इन मोमेंटम। सो ये इंपल्स मोमेंटम थ्योरम हमारे पास जो बन रही है, सो इंपल्स मोमेंटम थ्योरम जो हमारी बन रही है दैट इज इंपल्स होता है बराबर P2 माइनस P1, और वही होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी। ये चीज आप याद रखें, दैट इज एरिया अंडर फोर्स टाइम कर्व। सो फोर्स टाइम कर्व के अंडर जो आप एरिया निकालेंगे वो आपको देगा या तो इंपल्स या तो चेंज इन मोमेंटम। ये तो एक ही बात होगी। सो अब हमने निकालना है चेंज इन मोमेंटम, तो हमें एरिया निकालना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, पहले ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। इसका होगा हाफ ऑफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, बेस इज 2 एंड ऑल्टीट्यूड इज 6, राइट। अब इस रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे प्लस लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ है यहां से यहां तक हुआ 2 इंटू ब्रेड्थ हो गई -3। उसके बाद तीसरे पार्ट का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ है 4 से 8 तक होता है 4, राइट। सो दैट मीन्स प्लस 4 इंटू व्हाट इज ब्रेड्थ दैट इज 3, 4 इंटू 3, ठीक। तो 2 2 कैंसिल होगा, इट इज 6 माइनस 6 प्लस 12। सो एरिया आपका 12 आया, यानी चेंज इन मोमेंटम भी 12 ही होगा। सो चेंज इन मोमेंटम इज 12, राइट। तो कनेक्टेड सिस्टम है, फिर से न्यूटन सेकंड लॉ के क्वेश्चंस है। एक्सर फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होगा फोर्स बाय मास के। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है आपके पास एक सिस्टम है, 40 केजी का ब्लॉक यहां है, 30 केजी का ब्लॉक यहां है। हमने क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन, हमें एक्सेलरेशन निकालनी है सिस्टम की, वी हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन। तो यहां से जो फोर्स लगेगा अलोंग द इंक्लाइन 40 जी साइन 30 लगेगा, बट मेक श्योर जी का वैल्यू आप 10 ले सकते हैं, बट अगर मेंशन हो, यहां जहां मेंशन ना हो जी का वैल्यू 9.8 लेना है, बिकॉज ऑप्शंस को देख के हम डायरेक्टली बता सकते हैं। सो यहां से फोर्स जो लगेगा दैट इज 40 जी साइन 30, इधर से जो फोर्स लगेगा दैट इज 30 जी साइन 30। सो एक्सेलरेशन होगी ये फोर्स माइनस ये फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। सो एक्सेलरेशन जो आपकी आएगी दैट इज 40 जी साइन 30 होगा 1/2 माइनस वो वाला फोर्स दैट इज 30 जी साइन 30 आपका होगा 1/2 डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम दैट इज 70 kg, राइट। तो ये कैंसिलेशन होगी 2 × 20 2 × 15। सो यहां से आपका आंसर आया 20 जी माइनस 15 जी डिवाइड बाई 70। सो दैट इज 5 जी डिवाइड बाई 70। सो आंसर आएगा 5 इंटू जी के बदले 9.8 डाल दो डिवाइड बाई 70। सो इट इज 5 इंटू 8 इज 40, 5 9 45 यानी 49.0 डिवाइड बाई 70। तो 7 7 ये बन जाएगा, फिर ऑटोमेटिकली 10 से डिवाइड कर लो 4.9 डिवाइड बाई 7 बन जाएगा, यानी 0.7 आपके सवाल का जवाब होगा। सो 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो सेकेंड लॉ पे ही है हम अभी। देखिए और एक क्वेश्चन, ये मंकी प्रॉब्लम है, ये आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन है, तो आ सकता है नीट एग्जाम में आने के चांसेस है। मंकी जब ऊपर जा रहा है हमें पता है, यहां पर एक तो मंकी का कॉन्सेप्ट भी है, यहां पे वेइंग मशीन एलिवेटर का कॉन्सेप्ट भी है।
मंकी जब ऊपर जा रहा है, हमें पता है रस्सी में जो टेंशन होता है दैट इज सिंपली इज इक्वल टू m इंटू जी प्लस ए, ये आपको याद रखना। अगर मंकी नीचे जा रहा हो, टेंशन होता है बराबर m इंटू जी माइनस ए, राइट, टेंशन कम होता है। अगर ये मंकी एक्सेलरेट ना हो रहा हो, या तो ये रेस्ट में हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा हो, टेंशन होता है mg के बराबर। ठीक है, ये जहन में आप रखेंगे। अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि ये मंकी, इसका एक्चुअल मास है 40 kg, तो इसका वेट कितना हुआ, यहीं पे मैं इसका वेट दिखाऊंगा, वो होगा 400 न्यूटन, 40 mg, तो इसका वेट है 400 न्यूटन। अब रस्सी जो है वो मैक्सिमम टेंशन बर्दाश्त कर सकती है 500 न्यूटन। हमें बताना है किस केस में रस्सी के कटने का खतरा है। अब ऑप्शंस की ओर हम नीचे ध्यान डालेंगे। एक बात तो कंफर्म है, मंकी का मास है 400, अगर ये नीचे उतरेगा ना, इसका वेट है मंकी का 400, जब ये नीचे जाएगा, नीचे जाते जाते टेंशन घटता है, तो टेंशन 400 से कम हो जाएगा, तो रस्सी के कटने का खतरा नहीं है, बिकॉज ब्रेकिंग फोर्स जो दिया गया है वो दिया गया है 500 न्यूटन। सो मंकी जब नीचे उतरेगा, रस्सी नहीं कटेगी, भले ही ये किसी भी एक्सेलरेशन से नीचे उतरे। दूसरा पार्ट अगर हम देखेंगे, मंकी अगर क्लाइंब करेगा यूनिफॉर्म स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से जब मंकी क्लाइंब करेगा, तो टेंशन mg के बराबर होगा, यानी 400 न्यूटन के बराबर होगा। उस केस में भी रस्सी नहीं कटेगी। तो रस्सी कब कट सकती है, जब टेंशन बढ़ेगा, जब ये मंकी ऊपर जाएगा, टेंशन उस टाइम पे होता है m इंटू जी प्लस ए के बराबर। सो चलिए इस दौरान अगर हम देखेंगे, टेंशन जो होगा, इट इज मंकी का मास कितना आपका 40, g का वैल्यू 10 प्लस, ये किस एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है 5, पहले ऑप्शन की ओर में ध्यान डाल रहा हूं, 10 प्लस 5, तो ये बन जाएगा 40 इंटू 15, ये अराउंड बन जाएगा 600 न्यूटन, राइट। तो टेंशन यहां से ब्रेकिंग फोर्स से ज्यादा हो गया, इट इज 0 4 5 20, सो 600 न्यूटन टेंशन बन जाएगा, और ब्रेकिंग टेंशन हमारा 500 न्यूटन, इस केस में रस्सी कटेगी। तो तीसरा ये वाला था, मंकी क्लाइंबिंग डाउन जाने के टाइम पे टेंशन एक्चुअल वेट से कम हो जाता है, तो रस्सी नहीं कटेगी। मंकी कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जाएगा, वेट होगा एपरेंट वेट, टेंशन होगा बराबर एक्चुअल वेट के, उस टाइम पे भी रस्सी नहीं कटेगी। मंकी का अगर फ्री फॉल होगा, होने दो फ्री फॉल, मंकी जब नीचे जाएगी फ्री फॉल के टाइम पे तो वेट 0 होता है, टेंशन 0 बन जाएगा, तो उस टाइम पे भी ये रस्सी नहीं कटेगी। तो एक ही टाइम पे रस्सी कब कटती है, जब ये ऊपर एक्सेलरेट हो, और एक्सेलरेशन इतनी हो कि टेंशन आए ब्रेकिंग फोर्स से मैक्सिमम टेंशन से ज्यादा। तो याद रखना ये पॉइंट, मंकी जब ऊपर जाए टेंशन होता है mg प्लस ma, नीचे जाए mg माइनस ma, और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा तो mg के बराबर होगा, राइट। तो ये वाला सिस्टम, और एक पुली प्रॉब्लम आपके सामने है। पुली प्रॉब्लम्स तो बड़ी खतरनाक हमारे बुक्स हम देख सकते हैं, बट यहां नीट एग्जाम में आपको बेसिक प्रॉब्लम्स पूछी जाती है। तो ये वाले सीन में अगर हम देखेंगे, हमने क्या करना है, एक तो हमने बनाना है, वी हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg ब्लॉक, और रस्सी में टेंशन निकालना ए और बी, इस रस्सी में आपको टेंशन निकालना। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन हम निकालेंगे, एक साइड का वेट माइनस दूसरे साइड का वेट डिवाइड बाय टोटल मास, दैट गिव्स द एक्सेलरेशन। इस साइड का वेट होगा 3g और 1g हुआ 4g, माइनस इस साइड का वेट है 3g डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम, दैट इज 3 + 1 = 4 + 3 = 7। सो एक्सेलरेशन आएगी 4g - 3g, सो इट इज g डिवाइड बाई 7। तो पहला काम तो हो गया, एक्सेलरेशन तो मिल गई हमें। इनफैक्ट ये सारा सिस्टम कनेक्टेड है, हर एक ब्लॉक की यही एक्सेलरेशन होगी। अब चूंकि यहां का मास ज्यादा, ये सिस्टम नीचे जाएगा। अब हमें ऊपर की ओर टेंशन निकालना है, ये वाला टेंशन निकालना है। तो पहले यहां से कितना वेट होगा 1g, तो सिस्टम नीचे जाएगा तो 1g टेंशन से ज्यादा होगा। सो इक्वेशन लिखेंगे 1 kg ब्लॉक के लिए, तो क्या आएगी इक्वेशन, 1g माइनस टी आएगा 1 इंटू एक्सेलरेशन के बराबर। पुट द वैल्यू ऑफ ए, गेट द वैल्यू ऑफ टेंशन। सो इट इज 1g माइनस टी इज इक्वल टू 1, एक्सेलरेशन का वैल्यू हमें आया है g/7। सो इसको इधर शिफ्ट कर ले, ये बनेगा g - g/7। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ टेंशन। सो 7g - g तो आएगा 6g/7। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ टेंशन, 6 एक्सेलरेशन g/7, एंड एक्सेलरेशन का वैल्यू हमें g/7 आया है, यानी ये वाला ऑप्शन, और टेंशन आया 6g/7, यानी ये ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन।
अब देखिए दोस्तों, अब हमारे पास और एक कॉन्सेप्ट आ रहा है जिसको हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यूजुअली हम वो रिकॉइलिंग ऑफ गन में भी देखते हैं, मोमेंटम कंजर्व रहता है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें कहता है अगर एक सिस्टम पे नेट फोर्स 0 लग रहा है तो पूरे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहता है, यानी अगर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, P इनिशियल होता है बराबर P फाइनल के। दिस इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बस दैट इज इट। अब इसमें गन प्रॉब्लम और बॉम्ब एक्सप्लोजन वाली प्रॉब्लम आती है, मैं दोनों दिखाऊंगा। गन प्रॉब्लम में देखिए, क्या आपके पास एक गन है, ये गन है, यहां से बुलेट निकल रही है, गन से बुलेट निकल रही है, ठीक है। तो गन का मास है, बुलेट का मास है 200 ग्राम, 200 ग्राम इज द मास ऑफ द बुलेट। गन का मास है 100 kg। बुलेट की मजल स्पीड ऑफ द शेल, शेल मीन्स बुलेट, बुलेट की जो स्पीड है दैट इज 80 मीटर पर सेकेंड, 80 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो हमने क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द रिकॉइल स्पीड ऑफ द गन, गन की रिकॉइल वेलोसिटी निकालनी है। तो वी हैव टू यूज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हियर। P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल। इनिशियली सिस्टम रेस्ट में था तो इनिशियल मोमेंटम वाज 0। फाइनल मोमेंटम में दो चीजें आती हैं, एक तो बुलेट का मोमेंटम और गन का मोमेंटम। बुलेट का मोमेंटम होगा मास इनटू वेलोसिटी, तो मैं लिखूंगा मोमेंटम ऑफ बुलेट प्लस मोमेंटम ऑफ गन, राइट। सो coming here, this equal to what is the momentum of bullet equal to mass into velocity। 200 ग्राम को kg में कन्वर्ट करेंगे और वेलोसिटी दी गई है 80 मीटर पर सेकेंड। अगर बुलेट का मोमेंटम आप यहां से लेंगे पॉजिटिव, तो गन अगर पीछे जाएगी इसका मोमेंटम नेगेटिव लेना पड़ेगा। सो गन का मोमेंटम है माइनस मास ऑफ गन, that is 100 kg into velocity of the gun। so there here we will get the velocity, so this equal 100 into v आएगा, ये दो जीरो जाएंगे, सो 2/10 into 80 के बराबर। सो 0 0 गया, वेलोसिटी आएगी 2 into 8 डिवाइड बाई 100, ठीक है। तो ये बन जाएगा 16/100 मीटर पर सेकेंड, राइट। सो चूंकि आंसर जो है कि सेंटीमीटर्स पर सेकेंड में दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, यानी 16/100 into 100 to convert meter per second into centimeter per second। so 100 cancel, so it is 16 मीटर पर 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड जो आएगा इसका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। बट मीटर पर सेकंड में भी दिया था, बट 16/100 मीटर पर सेकंड हमारा आंसर आया था। सो दिस इज अबाउट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो जब भी आप गन से फायर करेंगे, बुलेट्स आगे जाएंगे, गन पीछे जाएंगे, इन ऑर्डर टू कंजर्व द मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, बॉम्ब ऑफ मास 16 kg। देखिए ये भी आपके पास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर ही क्वेश्चन है। आपके पास एक बॉम्ब है जिसका मास है 16 kg, इसके दो हिस्से होते हैं, 4 kg एंड 12 kg। ये 4 kg का हिस्सा है और समझो ये 12 kg का हिस्सा है। द वेलोसिटी ऑफ मास ऑफ 12 kg इज 4 मीटर पर सेकेंड। इस हिस्से की वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड। वी हैव टू फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अदर मास। इस मास की काइनेटिक एनर्जी हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इस पार्ट की वेलोसिटी यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें कहता है P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल। इनिशियली बॉम्ब वाज एट रेस्ट, कोई एक्सप्लोजन नहीं था, इनिशियल मोमेंटम वाज 0। एंड व्हाट इज फाइनल मोमेंटम? अगर ये वाला मोमेंटम आप पॉजिटिव लेंगे, मास इनटू वेलोसिटी 12 into 4, ये वाला नेगेटिव लेना पड़ेगा, ये पीछे चला जाएगा। सो इसका मोमेंटम होगा -4 into v। तो यहां से मैं इसकी वेलोसिटी पहले निकालूंगा, फिर काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। सो 4v आपका आएगा 12 into 4 के बराबर। 4 4 विल कैंसिल आउट, वेलोसिटी आई 12। सो वेलोसिटी आपकी आई इस हिस्से की 12 मीटर पर सेकेंड। अब हिस्से की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। सो काइनेटिक एनर्जी आएगी हाफ ऑफ mv²। मास इस हिस्से का है 4, वेलोसिटी है 12 स्क्वायर। सो 2 into 2 is 4, ये बनेगा 2 into 12 स्क्वायर हुआ 144। सो आपका आंसर आएगा 288 जूल विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, यानी ऑप्शन 3rd इज द करेक्ट ऑप्शन। सो ये वाला क्वेश्चन भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर ही था। आपको मैं फिर से एक बार याद दिला दूं, हमने अभी तक पढ़ा न्यूटन फर्स्ट लॉ के क्वेश्चन, न्यूटन सेकंड लॉ के क्वेश्चन, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम हमने पढ़ ली और हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के भी क्वेश्चन किए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मशीन गन है, ये बुलेट फायर कर रहा है। यहां पे भी बराबर यही एक बात, लेकिन याद रखिएगा जो वेरिएबल मास सिस्टम होता है, ये जो गन है इससे जब बुलेट्स बाहर जा रहे हैं इसका मास वेरी कर रहा है, तो एक थ्रस्ट लगता है, सिस्टम पे फोर्स लगता है। जब भी कोई सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स ना लगे और इससे मास, इसका मास चेंज हो रहा, तो थ्रस्ट लगता है। तो फिलहाल यहां पे एक बात याद रखना, जो गन जब आपने गन से फायर किया था, पीछे की ओर फोर्स लगता है और वो फोर्स जो होता है, वो थ्रस्ट जो होता है, दैट इज VR dm/dt के बराबर। VR is the relative velocity of the
चीजें जो बाहर निकल रही है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द बुलेट्स विद रिस्पेक्ट टू गन, जो बुलेट्स बाहर जा रही है वी आर है उनकी वेलोसिटी। डीएम बाई डी हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, मास कितनी तेजी से चेंज हो रहा है। ठीक है, सो ये एक सिस्टम है फिलहाल। अब हम क्या कर रहे हैं, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि द मैन होल्डिंग इट कैन एक्सर्ट अ मैक्सिमम फोर्स ऑफ 144 न्यूटन। ये इंसान इस गन पे लगा सकता है 144 न्यूटन, यानी गन इंसान पे लगाएगा कितना, 144 न्यूटन फोर्स दिया गया है। राइट और भी मेंशन है कि वेलोसिटी जो है वो बुलेट्स की है 100 मीटर पर सेकेंड। हमने क्या करना है, वी हैव टू फाइंड हाउ मेनी बुलेट्स ही कैन फायर पर सेकेंड, एक सेकंड में कितनी बुलेट्स फायर कर सकता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो इसको मैं थोड़ा सा सिंपलीफाई करना चाहूंगा। फोर्स होगा बराबर वी आर डी बाई डी टी ऑफ, ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, मास कितनी तेजी से चेंज हो रहा है, यानी मास कितनी तेजी से बाहर निकल रहा है। सो अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैं ऐसे लिखूंगा, इट इज मास ऑफ ईच बुलेट इनटू नंबर ऑफ द बुलेट्स, बिकॉज ये रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल बाहर निकला हुआ मास। सो बाहर निकले हुए मास को हम लिख सकते हैं मास ऑफ ईच बुलेट इनटू नंबर ऑफ बुलेट्स। राइट, तो डायरेक्टली फोर्स किसके बराबर आएगा, दैट इज वी आर मास ऑफ ईच बुलेट इंटू dn बाई dt। अब कोई पूछेगा सर ये dn बाई dt क्या है, इट इज नंबर ऑफ बुलेट्स फायर पर सेकेंड, इट इज नंबर ऑफ बुलेट्स एक सेकंड में कितनी बाहर आ रही है। सो फोर्स का वैल्यू हम डालेंगे 144, रिलेटिव वेलोसिटी है 1200, मास ऑफ एक बुलेट का मास है 40 ग्राम यानी 40 बाई 1000, और यहां पे आपको निकलेगा नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर सेकेंड। राइट, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं आप, ये 0 0 0 0 गया, सो इट इज 144 डिवाइड बाई 120 इंटू 4। ठीक है, सो दैट इज dn बाई dt। सो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, यहां पे आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि एक सेकंड में, इनफैक्ट जब आप ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं ये वैल्यू निकल आता है आपका 3 बुलेट से एक सेकंड में फायर कर सकता है। सो योर ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। बट यहां पे एक ये और एक जीरो था यहां पे, ठीक है, तो ये जीरो इसके साथ कटेगा बिकॉज इट वाज 40 बाई 1000। राइट, तो यहां पे ये बनेगा, ये जीरो नहीं है यहां पे, सो 144 डिवाइड बाई 12 इंटू 4 यानी 144 डिवाइड बाई 12 इंटू 4। राइट, तो ये वैल्यू कैलकुलेट कर लो, इसका वैल्यू 3 आ जाएगा, बिकॉज अब डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते। 12 into 12, so 4 ones are 4 threes are, so 3 bullets will be fired per second। तो याद रखना वेरिएबल मास सिस्टम, जब भी आप गन से बुलेट्स फायर करोगे, गन पे एक थ्रस्ट लगता है, वो हमेशा होता है वी आर dm by dt। वी आर इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द इजेक्टिंग बुलेट्स एंड dm by dt इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। अब देखिए फिर से वही क्वेश्चन है, ये रॉकेट का क्वेश्चन है। रॉकेट पे भी जब रॉकेट ऊपर जाता है, ये वेरिएबल मास सिस्टम है, ये धुआं पीछे छोड़ जाता है, तो रॉकेट पे फोर्स लगता है वी आर dm by dt। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है रॉकेट dm by dt दिया गया, एक सेकंड में कितने गैसेस बाहर निकल रहे हैं, कितना मास बाहर निकल रहा है, स्पीड ऑफ गैस रिलेटिव टू रॉकेट स्पीड भी दी गई है, मास ऑफ रॉकेट भी दिया गया है, आपको निकालनी एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट। सो पहले बताओ थ्रस्ट कितना रॉकेट पे लगेगा, ये भी वेरिएबल मास सिस्टम है, वो होगा वी आर dm by dt। दिस इज थ्रस्ट, क्योंकि हमने एक्सेलरेशन निकालनी है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, दिस इज वी आर dm by dt। सो एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट विल बी वी आर by m dm by dt। So what is the acceleration of rocket equal to, what is relative velocity, that is given as 50. What is mass of the rocket, that is given as 2 kilogram, it is 2. And what is dm by dt, rate of change of mass, rate of ejection of the gases, that is 0.1 kg per second। So ये बन जाएगा 5/2, ये 0 और ये 0.1 और ये बन जाएगा 1, इट इज 5/2, यानी आपका आंसर आएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वेरिएबल मास सिस्टम पे जो फोर्स लगता है दैट इज वी आर dm by dt। Figure shows the position time graph of one-dimensional motion of mass 500 gram. What is the time interval between two consecutive impulses received by the body? ये पोजिशन टाइम ग्राफ दी गई है। आपको पता होगा पोजिशन टाइम ग्राफ जो होता है दैट उसका स्लोप हमें देता है वेलोसिटी। तो अगर हम देखेंगे ये पॉइंट से पहले वेलोसिटी पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है ना, यानी वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो इससे जस्ट जब आप यहां गए स्लोप डिक्रीज हो रहा है, नेगेटिव स्लोप है, यानी वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, यानी वेलोसिटी ने अपनी डायरेक्शन चेंज की। सो यहां से 0 से 2 सेकंड तक स्लोप जो था वो पॉजिटिव था, तो वेलोसिटी ये डायरेक्शन में थी, बट 2 सेकंड पे वेलोसिटी स्लोप नेगेटिव हो गया, यानी वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, यानी डायरेक्शन रिवर्स हो गई, तो वहीं पे तो इंपल्स एक्ट हुआ होगा। उसके बाद फिर से यहां डायरेक्शन फिर से चेंज होती है, फिर से यहां चेंज होती है। सो आफ्टर every 2 seconds body changes
reverses its direction of the velocity, so it receives the impulse after every 2 seconds. ये एनसीईआरटी पे भी क्वेश्चन है. सो 2 सेकेंड्स के बाद ये इंपल्स रिसीव करेगी बॉडी. देखिए आपके पास अब हम आए और एक नए कॉन्सेप्ट पे, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पे. तो यहां पे हमें क्वेश्चन बता रहा है कि अगर आप ये वाला मास कट करोगे, ये वाला मास अगर आप ये रस्सी कट करोगे, तो इस ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन क्या होगी जस्ट आफ्टर द कट. तो तरीका क्या है, तरीका मैं बताऊंगा. सबसे पहले आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे. नीचे से वेट होगा mg. चूंकि ये सिस्टम रुका हुआ है तो ऊपर से इस रस्सी में टेंशन भी mg के ही बराबर होगा, बिकॉज ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ, नेट फोर्स है 0. सो ये भी mg, ये भी mg के बराबर होगा. राइट. उसके बाद इस ऑब्जेक्ट का अपना वेट है, दैट इज 2 mg. ऊपर से कितना फोर्स होगा, स्प्रिंग में कितना फोर्स है, ये ऑब्जेक्ट भी रुका हुआ, अब इसमें नेट फोर्स कितना है 2 mg और mg, दैट इज 3 mg. तो ऊपर से जो फोर्स लगेगा वो 3 mg होगा. अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. जब आप ये काटेंगे इसका फ्री फॉल होगा, इसकी एक्सेलरेशन g होगी. तो लोअर ब्लॉक की एक्सेलरेशन g होगी. ठीक है. अब ऊपर वाले ब्लॉक की एक्सेलरेशन निकालेंगे. पहले 2m और m की हमें निकालनी है. m की एक्सेलरेशन क्या आ गई, वो आ गई g. ये लोअर ब्लॉक की एक्सेलरेशन हमें आ गई. अब 2m जब आप ये काटेंगे तो mg वाला फोर्स टेंशन तो 0 बन जाएगा. अब नीचे से सिर्फ 2 mg है, ऊपर से 3 mg. सो इस एक्सेलरेशन ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा. सो इस एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक 3 mg माइनस 2 mg, बिकॉज ये वाला mg खत्म हो गया टेंशन 0 बनने के कारण. डिवाइड में इसका मास दैट इज 2m. So 3 mg minus 2 mg, that is mg divided by 2m. mm गया तो आपका आंसर आया g by 2. राइट. तो 2m ब्लॉक की एक्सेलरेशन होगी ऊपर की ओर g by 2 और m वाले ब्लॉक की एक्सेलरेशन होगी नीचे की ओर g. सो पहला ऑप्शन ही इसका करेक्ट ऑप्शन. सो फिर से स्प्रिंग ब्लॉक और एक क्वेश्चन आपको. सबसे पहले जब भी आप स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम देखोगे आप डायरेक्टली फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ. तो यहां पे अगर हम देखेंगे सबसे पहली चीज क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि आप ये सिस्टम जो ये इक्विलिब्रियम में. सो लेट अस सपोज दिस इज ब्लॉक 1, दिस इज 2 एंड दिस इज ब्लॉक 3. 3 ब्लॉक्स है हमारे पास, ये इक्विलिब्रियम में है, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में. चलिए ठीक है. अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2 आइडेंटिकल ब्लॉक्स आर सस्पेंडेड एज शोन इफ द थ्रेड इज कट दैट सपोर्ट्स ब्लॉक 1. अगर ये वाली रस्सी आप काटेंगे दोस्तों, ये वाली रस्सी अगर आप काटोगे तो क्या होगा, इनिशियली जस्ट आफ्टर कट क्या होगा. The second block falls with 0 acceleration. ये ब्लॉक नीचे गिरेगा और इसी एक्सेलरेशन 0 होगी. हाँ ये करेक्ट है. क्यों, जब आप ये काटोगे ये वाला टेंशन 0 बनेगा, बट ये स्प्रिंग सो उतनी सी स्ट्रेच है ना, ये तो एब्रप्टली कंप्रेस नहीं होगी. जो ही आप ये काटेंगे स्प्रिंग फोर्स चेंज नहीं होता. स्ट्रिंग काटते समय स्प्रिंग फोर्स चेंज नहीं होगा. सो इस पे यहां से उतना ही फोर्स है, यहां से भी उतना ही फोर्स है, यानी इस पे अभी भी नेट फोर्स होगा 0, यानी ये ब्लॉक की एक्सेलरेशन 0 होगी. तो पहला तो सही है, सेकंड ब्लॉक फॉल्स विद 0 एक्सेलरेशन. Yes, it will fall, but its acceleration will be 0. Okay. दूसरा ऑप्शन, द फर्स्ट ब्लॉक फॉल्स विद मैक्सिमम एक्सेलरेशन. पहला ब्लॉक मैक्सिमम एक्सेलरेशन से गिरेगा. तो यहां पे भी इस वाले तीसरे ब्लॉक पे भी अगर हम देखेंगे फोर्स चेंज नहीं होंगे, तो इसकी भी एक्सेलरेशन 0 होगी. बट इसका टेंशन तो 0 बन गया, नीचे से तो स्प्रिंग फोर्स है, इसमें एक्सेलरेशन होगी और इन तीनों के मुकाबले में इसकी एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगी. सो ब्लॉक 1 जो है, फर्स्ट ब्लॉक फॉल्स विद मैक्सिमम एक्सेलरेशन, यानी दोनों करेक्ट हैं. बोथ 1 and 2 आर करेक्ट. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. A block of mass m rests on a rough inclined plane. We have an inclined plane here. इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट हमने रखा हुआ है. The coefficient of friction between the block and the surface is mu. Coefficient of friction mu दिया गया. हमें बताना है at what angle of inclination theta will the block just begins to slide. ये ऑब्जेक्ट किस एंगल थीटा पे it will just begin to slide, ये नीचे आने की कोशिश करेगा. तो यहां पे अगर हम देखेंगे इधर से कौन सा फोर्स आपका इसका आएगा, mg sin थीटा. सो कैन आई राइट इट इज mg sin थीटा. पीछे से होगा फ्रिक्शनल फोर्स और वो होता है म्यू टाइम्स नॉर्मल. ठीक है, नॉर्मल यहां से होता है, नॉर्मल के ऑपोजिट में हम जानते हैं mg cos थीटा होता है. फ्रिक्शन फोर्स होगा म्यू टाइम्स नॉर्मल, यानी इट इज एट द वर्स्ट टू स्लाइड डाउन. उस टाइम पे mg sin थीटा होगा ये वाले फोर्स के बराबर. सो कैन आई सिंपली राइट mg sin थीटा इज इक्वल टू म्यू टाइम्स नॉर्मल. ये फ्रिक्शनल फोर्स है, नॉर्मल खुद mg cos थीटा के बराबर है. तो बताइए दोस्तों यहां पे क्या होगा, mg विल कैंसिल आउट, sin थीटा बाई cos थीटा, ये आएगा tan थीटा आएगा म्यू के बराबर, यानी थीटा आया
tan इनवर्स म्यू। और अगर आप जानते होंगे इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोस, ये वो एंगल है जिस एंगल ऑफ इंक्लाइन पे ऑब्जेक्ट है इट इज एट द वर्ज टू स्लाइड डाउन, ठीक है। और हमेशा याद रखना ये होता है tan इनवर्स म्यू के बराबर। सो आपका आंसर tan इनवर्स म्यू है, राइट। तो फ्रिक्शन की ओर हम घुस रहे हैं, अगर आप देखेंगे फ्रिक्शन की ओर हम घुस रहे हैं। देखिए दोस्तों, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द ट्रेन फ्लोर इज 0.2, यानी आपके पास एक ट्रेन है, वह है ट्रेन, और इसके ऊपर हमने एक ब्लॉक रखा हुआ है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया गया है 0.2। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड है। द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, आपको बताना है ट्रेन की मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगी, सो दैट इन विच अ बॉक्स लाइंग ऑन फ्लोर विल रिमेन स्टेशनरी, ताकि ये ब्लॉक जो है इसकी क्या एक्सेलरेशन होगी, ताकि ये ब्लॉक इसके स्लाइड ना करे, ताकि ये ब्लॉक इसी के साथ चले। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे इस ब्लॉक को आगे कौन ले जाएगा, जब ये आगे जा रहा, ऊपर वाला ब्लॉक नीचे वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन लगाएगा पीछे, तो नीचे वाला ब्लॉक ऊपर वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन लगाएगा आगे, राइट। तो ऊपर वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन का होगा आगे। तो इस वाले ब्लॉक को आगे कौन ले सकता है, सिर्फ फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या लाता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। सो व्हाट इज द मैक्सिमम फोर्स ऑन अपर ब्लॉक, ऊपर वाले ब्लॉक पे मैक्सिमम फोर्स कितना होगा, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स, एंड दैट इज ऑब्वियसली म्यू टाइम्स नॉर्मल के बराबर। म्यू दिया गया है 0.2, ठीक है, 0.2। नॉर्मल मान लो, नॉर्मल ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर होगा mg। मास तो नहीं दिया है ऑब्जेक्ट का, ब्लॉक का, फिलहाल मैंने mg लिखा। सो ये मैक्सिमम फोर्स है ऊपर वाले ब्लॉक में, बिकॉज फ्रिक्शन के अलावा इसमें कोई और फोर्स तो लगने वाला नहीं है। सो एंड दिस इज द मैक्सिमम फोर्स। तो इस ऊपर वाले ब्लॉक की मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगी, सो फोर्स होता है मास इनटू मैक्सिमम एक्सेलरेशन, mx। तो मास गया, सो mx इसके बराबर आएगा म्यू टाइम्स g, म्यू 0.2 है ना। सो ये बात आप डायरेक्टली याद रखिए, अगर एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक है, ऊपर वाले ब्लॉक की मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो सकती है, म्यू टाइम्स g। तो नीचे वाले ब्लॉक की भी एक्सेलरेशन यही होनी चाहिए, बिकॉज अगर इससे ज्यादा होगी तो रिलेटिव स्लाइडिंग हो सकती है। सो नीचे वाले ब्लॉक की भी एक्सेलरेशन म्यू टाइम्स g होनी चाहिए। तो आपको डायरेक्टली एक शॉर्टकट फॉर्मूला बन गई, बताइए नीचे वाले ब्लॉक या ऊपर वाले ब्लॉक की मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगी ताकि रिलेटिव स्लाइडिंग ना हो, दैट इज म्यू टाइम्स g, बस दैट इज इट। सो मैक्सिमम एक्सेलरेशन आएगा, म्यू का वैल्यू 0.2, g का वैल्यू आपका है 10, सो इट इज 2, सो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए दोस्तों, फ्रिक्शन के ऊपर ही एक क्वेश्चन है, बट एक बात सबसे पहले मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं। जब तक ऑब्जेक्ट हिले ना, जब तक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तब तक अप्लाइड फोर्स होता है फ्रिक्शन, या फ्रिक्शनल फोर्स होता है अप्लाइड फोर्स के बराबर। फ्रिक्शन म्यू टाइम्स नॉर्मल नहीं होता, ये गलत सोच। जब तक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, मैं आपसे कहूंगा व्हाट इज फ्रिक्शन इक्वल टू, आप म्यू टाइम्स नॉर्मल नहीं कहेंगे, आप कहेंगे फ्रिक्शन है अप्लाइड फोर्स के बराबर। बट जब ऑब्जेक्ट फिर चलेगा, उस दौरान चीजें चेंज हो जाती है। फिलहाल ये वाला क्वेश्चन रुका हुआ है, तो क्वेश्चन हमसे बता रहा है कि आप फ्रिक्शनल फोर्स निकाल के दीजिए। तो हम डायरेक्टली करेंगे क्या, हम लिखेंगे फ्रिक्शनल फोर्स म्यू टाइम्स नॉर्मल, म्यू का वैल्यू 0.8, जितना अप्लाइड फोर्स है 5 न्यूटन, नॉर्मल भी इतना ही होगा, तो ये अप्लाइड फोर्स 5, नॉर्मल भी 5 होगा, एक्शन एंड रिएक्शन फेयर, सो ये आएगा 4 न्यूटन। तो आप कहेंगे सर फ्रिक्शनल फोर्स 4 न्यूटन है, जो कि सरासर गलत है। क्यों, क्योंकि अगर हम देखेंगे इसको गिराएगा कौन, ये वाला फोर्स 0.2 g, यानी ये g is acceleration due to gravity here, so it is 0.2 into 10 यानी 2 न्यूटन। so what is applied force, applied force है 2 न्यूटन। मैक्सिमम फ्रिक्शन ये होता है, it is maximum friction 4 न्यूटन। so ऑब्जेक्ट चलेगा, नीचे गिरेगा नहीं, बिकॉज मैक्सिमम फ्रिक्शन 4 है, डाउनवर्ड फोर्स 2 है, ये कहां नीचे गिरेगा। तो अब की बार फ्रिक्शन 4 नहीं होगा, वो अप्लाइड फोर्स को बैलेंस करेगा। सो फ्रिक्शन विल बी 2 न्यूटन नॉट 4 न्यूटन। सो फ्रिक्शन का वैल्यू आएगा 2 न्यूटन। तो ये बात दोस्तों याद रखेंगे, जब तक ऑब्जेक्ट गिरे ना, जब तक ऑब्जेक्ट चले ना, फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। सो 2 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर हियर। अब देखिए, अब हम आ रहे हैं सर्कुलर मोशन की ओर। अब सीक्वेंस देख लीजिए, हम सारे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे समझ रहे हैं। सर्कुलर मोशन की ओर हम आ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, सर्कुलर मोशन 2 तरह की होती है, या तो यूनिफॉर्म या तो नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट की स्पीड होती है कांस्टेंट, v होता है कांस्टेंट स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट की स्पीड होती है वेरिएबल, ये आप याद रखेंगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ एक एक्सेलरेशन होती है सेंटर की ओर, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन v²/r या r ओमेगा स्क्वायर। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होती है, देयर इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आल्सो।
इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और नेट एक्सेलरेशन होती है इनका रिजल्टेंट ये, सो नेट एक्सेलरेशन इज अंडर रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, सो मेक इट श्योर। ठीक है, तो चलिए सर्कुलर मोशन की ओर हम आते हैं। अब ए कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड, स्पीड दी गई है ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 500 मीटर। ये किसी इंस्टेंट पे स्पीड है, ये कांस्टेंट स्पीड से नहीं चल रहा है, ये किसी इंस्टेंट पे इसकी स्पीड है। इट इज स्पीड इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी टैंजेंशियल एक्सेलरेशन दी गई है, स्पीड इज इंक्रीजिंग एट दिस रेट, सो इट इज टैंजेंशियल एक्सेलरेशन। वी हैव टू फाइंड द नेट एक्सेलरेशन ऑफ द कार, यानी ये वाला कॉन्सेप्ट सामने आएगा। पहले सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन जरा निकालते हैं। व्हाट इज सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन? दैट इज V स्क्वायर बाय R। स्पीड है 30 इस इंस्टेंट पे, 30 स्क्वायर डिवाइड बाय व्हाट इज रेडियस? रेडियस इज 500, सो इट इज 30 into 30 divided by 500, so 0 0 0 0, it is 9/5. This is centripetal acceleration. Tangential acceleration आपको वहीं से मेंशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। Now what is net acceleration? Net acceleration होगा अंडर रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, यानी 9/5 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, so this comes equal to under root of 81/25 प्लस 4, ये बनेगा अंडर रूट ऑफ 81 प्लस 100 यानी 181 डिवाइड बाई 25। जब आप ये सॉल्व करेंगे इट कम्स इक्वल 2.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सो हमने सर्कुलर मोशन डिस्कस की। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट रहती है, सिर्फ सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होती है V स्क्वायर बाय R या R ओमेगा स्क्वायर। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट नहीं रहती है, वहां सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन भी होती है, टैंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होती है। कभी कभार आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है, थोड़ा सा यहां पे और एक पॉइंट में आपको समझाता चलूं। मान लो कभी क्वेश्चन होगा V दिया गया है 4t के बराबर, फाइंड एक्सेलरेशन। अब आप सोचेंगे ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म? देखो स्पीड चेंजेस विद द टाइम, इट इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड, 1 सेकंड पे एक्सेलरेशन निकालिए। तो सबसे पहले आप निकालेंगे सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, दैट इज V स्क्वायर बाय R, दैट मीन्स 4t का स्क्वायर डिवाइड बाय R। t का वैल्यू पुट करेंगे, R का वैल्यू सपोज 2 मीटर दिया गया है, R का वैल्यू पुट करेंगे, हो गई सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। अब अगर आप टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना चाहोगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की और एक भी फॉर्मूला है dv/dt, डिफरेंशिएशन ऑफ द वेलोसिटी गिव्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सो इसकी डिफरेंशिएशन आई 4। सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी मिली, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन भी मिली, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो इट वाज ऑल अबाउट यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए अब हम आते हैं वो फ्रिक्शन, टायर्स वगैरह हम आते हैं। देखिए क्वेश्चन, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड इज 0.25। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया गया है 0.25, टायर और रोड के बीच में, गाड़ी के टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन दिया। द मैक्सिमम स्पीड विद विच द कार कैन बी ड्रिवन अराउंड ए कर्व ऑफ रेडियस, कार रोड का रेडियस भी दिया है, स्किडिंग ना हो। आपने पढ़ा होगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कार जब चल रही होती है, मान लो ये कर्व्ड आर्क है, इधर की ओर होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर बाय r। सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करता है फ्रिक्शनल फोर्स, ये आपको पता होगा। सो फ्रिक्शन इज बैलेंसिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सो कैन आई सिंपली राइट फ्रिक्शन इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। फ्रिक्शनल फोर्स म्यू टाइम्स mg आपका होगा, इट इज mv स्क्वायर बाय r, mm कैंसिल होगा, वेलोसिटी आएगा अंडर रूट ऑफ म्यू rg। ये फॉर्मूला आप कई बार पढ़े होंगे, जुबानी याद भी होगी। सो व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी विद विच द कार कैन नेगोशिएट द कर्व? इट इज अंडर रूट ऑफ म्यू rg। म्यू का वैल्यू आप दोस्तों पुट करेंगे 0.25, रेडियस इज ऑलरेडी गिवन 40 मीटर, और g का वैल्यू आप लेंगे 10, तो ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ, ये बन गया 100, ये बनेगा 0.25 इंटू 4 इंटू 100, 0.25 इंटू 100 हुआ 25, 25 इंटू 4 हुआ 100, यानी टोटल 100, यानी आपका आंसर आएगा 10 मीटर पर सेकंड इज द मैक्सिमम स्पीड, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। देखिए और एक क्वेश्चन है, सर्कुलर ट्रैक है 300 मीटर जिसका रेडियस है, बैंकिंग एंगल भी मेंशन किया गया है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दिया है, यानी यहां पर दो चीजें हैं, फ्रिक्शन भी और बैंकिंग भी, ऑलरेडी आप पढ़े होंगे। अच्छा, ऑप्टिमम स्पीड ऑफ द रेस का अवॉइड वियर एंड टियर ऑन इट्स टायर्स, हमें बतानी है मैक्सिमम स्पीड क्या होनी चाहिए ताकि वियर एंड टियर अवॉइड हो, यानी फ्रिक्शन लगे ही ना, यानी फ्रिक्शन हो ही ना वहां पे। फ्रिक्शन तो है बट हमें फ्रिक्शन कंसीडर ही नहीं करना, फ्रिक्शन शुड नॉट बैलेंस द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ओनली बैंकिंग शुड डू दैट वर्क।
ठीक है, सो ये याद रखना ऑप्टिमम स्पीड वाला क्वेश्चन, तो टू अवॉइड वेयर एंड टियर तो उस टाइम पे मैक्सिमम स्पीड जो होती है दैट इज अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा। बहुत सारे लोग ये वाली फॉर्मूला यूज करते हैं, मैक्सिमम वेलोसिटी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा प्लस म्यू डिवाइड बाई 1 minus mu tan theta. This is the speed, but this is the maximum speed of the car so that it can negotiate the curve. But it is the optimum speed to avoid wear and tear of the tires, right? So आपका आंसर आएगा अंडर रूट ऑफ radius is given as radius दिया गया है. How much is the radius? It is 300 meter. So it is 300. G का वैल्यू 10 मेंशन है क्वेश्चन में, ले लो. tan थीटा tan 15 डिग्री 0.27. ठीक है दोस्तों. सो मैक्सिमम वेलोसिटी जो आपकी बनेगी वो बनेगी अंडर रूट ऑफ, तो 2 zeros इसको मिलेंगे, बनेगा 3 इंटू ये 2 0 से मल्टीप्लाई होगा 27 इंटू 10. सो ये आएगा अंडर रूट ऑफ 3 7 21 810 ये बन जाएगा. 810 यानी 9 अंडर रूट 10 ये बन जाए, बिकॉज 9 9 होना 81, 9 अंडर रूट 10 इसके क्वेश्चन का जवाब. बट अगर क्वेश्चन होता फाइंड मैक्सिमम स्पीड तो ये फॉर्मूला यूज कर लेते आप, बिकॉज यहां पे दोनों चीजें प्रेजेंट है, फ्रिक्शन भी और बैंकिंग भी. देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट एग्जाम में पूछा जा सकता है. एक ब्लॉक को हमने रिलीज किया, हमें बताना है कितने एंगल पे इनके बीच में कॉन्टैक्ट जो है वो नहीं रहेगा. Find angle theta from vertical with which it will leave the contact with hemispherical track. Contact lose होगा. तो पहले कॉन्सेप्ट समझिए, पहले मैं इस जगह वेलोसिटी निकालूंगा. सपोज ये सारा R, ठीक है दोस्तों, ये सारा R है, ये सारा R है. मान लीजिए ये हाइट है h, तो नीचे वाली डिस्टेंस होगी, ये वाली डिस्टेंस होगी r माइनस एच. ठीक है, ये वाली डिस्टेंस जो मैंने लिखी दिस इज r माइनस एच. ठीक है, तो बट यहां पे अगर हम देखेंगे ये वाली डिस्टेंस जो है, ये वाली डिस्टेंस, ये हमने h रखी हुई है. अगर ये r है, ये वाली डिस्टेंस होगी r का cos कंपोनेंट. सो r माइनस एच के बदले मैं लिखूंगा r cos थीटा. सो ये डिस्टेंस जो है, ये वाली डिस्टेंस, इट इज r cos थीटा. चलिए मैं डायरेक्टली यहां पे लिखूंगा, ये नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे डायरेक्टली ये वाली डिस्टेंस जो है इट इज r cos थीटा. ठीक है, ये वाली डिस्टेंस. तो h कितना होगा, ये होगा r माइनस r cos थीटा, यानी h जो आपका बनेगा दैट इज r माइनस r cos थीटा, यानी r इंटू 1 माइनस cos थीटा. ये आपका h हो गया यहां से यहां तक की डिस्टेंस. नाउ वी कैन यूज इक्वेशन ऑफ मोशन, ताकि मैं इस जगह पे सपोज वेलोसिटी निकालना चाहेंगे, सो कैन आई राइट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh. सो इट इज v स्क्वायर, v वेलोसिटी है इस जगह पे, इसकी वेलोसिटी है v, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 बिकॉज इनिशियली ब्लॉक रुका हुआ, इट इज 2 इंटू जी इंटू एच के बदले क्या लिखेंगे r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा. ठीक है, तो v स्क्वायर की ये फॉर्मूला फिलहाल आपके सामने आ गई. अब मुझे बताइए जब ये कॉन्टैक्ट लूज होने वाला होगा, इधर से अगर हम देखेंगे यहां से वेट का कॉस कंपोनेंट होगा, बिकॉज अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, नीचे से mg, इधर से होगा mg कॉस थीटा. ठीक है, इधर से होगा आपका, बिकॉज जब कॉन्टैक्ट लूज होगा नॉर्मल रिएक्शन तो खत्म ही हो जाएगा, तो यहां पर क्या होगा, यहां पे होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर बाई r. सो अभी mg cos थीटा विल बी बैलेंसिंग mv स्क्वायर बाय r. जब कॉन्टैक्ट लूज होगा तो नॉर्मल 0 बन जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन नहीं रहेगा, बात तो वही है. तो mv स्क्वायर बाय r जो आपका बनेगा दैट विल बी इक्वल टू mg cos थीटा. बस ये v स्क्वायर का वैल्यू हम यहां पुट करेंगे और कुछ नहीं, m पहले कैंसिल होगा, v स्क्वायर का वैल्यू हम पुट करेंगे दैट इज 2gr इंटू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय r, इट इज इक्वल टू g cos थीटा. जी भी यहां पे कैंसिल होगा, ये कैपिटल आर रेडियस तो एक है, आर कैंसिल होगा. सो दिस कम्स इक्वल टू 2 माइनस 2 cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा. सो 2 इक्वल टू 3 cos थीटा. सो cos थीटा आपका बनेगा 2/3, यानी थीटा आएगा cos इनवर्स 2/3. सो थीटा आया cos इनवर्स 2/3, ऑप्शन सेकंड. अब ये डायरेक्टली याद रख सकते हैं इस क्वेश्चन का जवाब, जब हेमिस्फीयर के बाउल के टॉप से ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है, बताओ कितने एंगल पे कॉन्टैक्ट लूज होगा, वो एंगल आपके पास होता है cos इनवर्स 2/3 के बराबर.
और एक क्वेश्चन भी है असाइनमेंट पे, वहां पे हाइट निकालने, किस हाइट पे ऐसा होगा, ये हाइट आपको निकालनी है। अब अगर आपको थीटा का वैल्यू पता चल गया, आप इजिली हाइट भी निकाल सकते हैं, राइट, बिकॉज कॉस थीटा का वैल्यू आया 2/3, कॉस थीटा के बदले 2/3 लिखो तो वहां से वो हाइट मिलेगी जिस हाइट पे कॉन्टैक्ट लूज होगा। ये वाला क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ए स्टून ऑफ मास 5 kg इज टाइड टू स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 10 मीटर। आपके पास एक रस्सी है, इसके साथ हमने एक ऑब्जेक्ट अटैच किया है, 10 मीटर इस रस्सी की लेंथ है, और क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है इसका, इस स्टून का मास दिया गया है 5 kg, और इसको हम हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमा रहे हैं। अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा, बताइए मैक्सिमम स्पीड क्या होनी चाहिए ताकि with which the stone can be well around if the string can withstand a maximum tension of 200 न्यूटन। रस्सी जो है ये बर्दाश्त कर सकती है 200 न्यूटन, उससे ज्यादा नहीं। तो हमने बताया मैक्सिमम स्पीड क्या होगी। पहले यहां से अगर हम देखेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है रेडियली आउटवर्ड्स, दैट इज mv²/r, अंदर से लगेगा टेंशन, राइट। तो हमें अब वेलोसिटी निकालनी है, तो टेंशन होगा, रेडियल डायरेक्शन में फोर्सेस बराबर होते हैं, सो टेंशन होगा बराबर mv²/r। सो व्हाट इज द मैक्सिमम टेंशन जो हम बियर कर सकते हैं, दैट मैक्सिमम टेंशन इज 200 न्यूटन। सो यहां से आपको मैक्सिमम वेलोसिटी निकल आएगी जिस वेलोसिटी आप ऑब्जेक्ट को सर्कल में घुमाएंगे। सो मास मेंशन है 5 kg, v² डिवाइड बाय व्हाट इज गिवन रेडियस, रेडियस 10 मीटर दिया गया है। सो ये बन जाएगा 5 1s are 5 2s are, ये 400 इज इक्वल टू v²। सो v आएगा रूट ऑफ 400, सो वेलोसिटी आएगी 20 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द मैक्सिमम स्पीड विद विच इट कैन बी व्हीर्ल्ड इन द हॉरिजॉन्टल सर्कल। अब देखिए दोस्तों, बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन गलत कर बैठते हैं। वर्टिकल सर्कल का क्वेश्चन है, एक ऑब्जेक्ट घूम रहा है वर्टिकल सर्कल में, हमें बताना है लोवेस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन क्या होगा, या सॉरी लोवेस्ट और हाईएस्ट पॉइंट पे आपको बताना है नेट फोर्स क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे लोवेस्ट पॉइंट पे, ऊपर से लगेगा टेंशन, नीचे से लगेगा mg, और बहुत सारे लोग समझेंगे सपोज नीचे से सीडो फोर्स भी लगेगा, बट उस टाइम पे अगर वो दिखाएंगे नेट फोर्स फिर तो फिर जीरो बन जाएगा। मान लो मैं ग्राउंड फ्रेम से ही देख रहा हूं, ग्राउंड फ्रेम से इधर में टेंशन लगेगा, इधर से mg लगेगा, सो नेट फोर्स क्या होगा T माइनस mg, और नेट फोर्स ही प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी T माइनस mg होगा mv²/r, यानी लोवेस्ट पॉइंट पे नेट फोर्स कितना है T माइनस mg, बस इतना ही है, और यही होगा mv²/r के बराबर भी, यानी नेट फोर्स या तो आपको mv²/r है या तो को T माइनस mg। सो लोवेस्ट पॉइंट पे कितना है नेट फोर्स T माइनस mg, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन भी नीचे mg भी नीचे, तो T प्लस mg। सो नेट फोर्स लोवेस्ट पॉइंट पे लगेगा T माइनस mg या mg माइनस टी कहो, एक ही बात है। इसने ऑप्शन में दिया mg, ये माइनस है, सो mg माइनस टी, और लोवेस्ट पॉइंट पे लगेगा mg प्लस टी, और t यहां पे मान लो T1 है, यहां पे टेंशन है T2। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ द वर्टिकल सर्कल। A car is moving in a horizontal track of radius 10 मीटर। एक horizontal track है जिसका रेडियस है 10 मीटर। एक गाड़ी जा रही है इस ट्रैक पे, इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, स्पीड दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड से, राइट। और हमने इसके अंदर एक पेंडुलम रखा हुआ है, क्वेश्चन बता रहा है हमें एक पेंडुलम हमने सस्पेंड किया हुआ है ऐसे, हमें बताना ये एंगल थीटा कितना होगा, ये एंगल थीटा आपको बताना। तो अगर हम देखेंगे ये पेंडुलम था, ये एंगल आपको थीटा निकालना है, तो अगर हम फोर्स देखेंगे नीचे से फोर्स जो होगा इसका दैट इज mg, इधर से फोर्स होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r, इधर से टेंशन के दो कंपोनेंट्स T cos थीटा और यहां से T sin थीटा। सो T sin थीटा होगा mv²/r के बराबर। T sin थीटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करेगा और T cos थीटा वेट को बैलेंस करेगा। सो T cos थीटा इज इक्वल टू mg। सो इनको डिवाइड कर लेते हैं, टी कैंसिल होगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज टैन थीटा, कैंसिल होगा, v²/rg, v²/rg। तो v का वैल्यू अगर हम डालेंगे दैट इज 10, यानी 10² डिवाइड बाई रेडियस दिया है 10 मीटर, और g का वैल्यू 10, यानी ये 1 बन जाएगा, यानी थीटा आएगा 45 डिग्री, एंड दैट इज सिंपली π/4, यानी आपके सवाल का जवाब आएगा π/4।
राइट। एक गाड़ी थी, गाड़ी के अंदर पेंडुलम लटका के था, गाड़ी चल रही थी रोड पे, पेंडुलम ऐसे इस एंगल पे टिल्ट हो गया, हमें ये एंगल निकालना था। तो ये एंगल के टाइम पे हमने देखा कौन कौन सा फोर्स लगेगा, वेट लगेगा, यहां से टेंशन लगेगा, इधर से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, यहां से वेट, यहां से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यहां से टेंशन। टेंशन को रिजॉल्व किया, फिर इक्वेट कर ली इक्वेशंस, आपका काम हो गया। देखिए, ए बॉडी ऑफ मास 60 kg रेस्टिंग ऑन ए लिफ्ट, ये लिफ्ट का केस है। फिर से लिफ्ट के अंदर जब ऑब्जेक्ट रखा जाता होता है तो नॉर्मल रिएक्शन, अगर लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट करेगा, नॉर्मल रिएक्शन होता है m × g + a के बराबर, और नॉर्मल रिएक्शन को ही हम अपैरेंट वेट कहते हैं। सो लिफ्ट जब ऊपर एक्सेलरेट हो, नॉर्मल रिएक्शन होगा m × g + a। लिफ्ट जब नीचे आएगा, नॉर्मल रिएक्शन होगा m × g - a। लिफ्ट अगर रेस्ट में होगा या कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन होता है mg के बराबर। तो अब देखिए ये वाले क्वेश्चन में क्या होगा, ए बॉडी ऑफ मास 60 kg इज रेस्टिंग ऑन ए लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 m/s²। अपवर्ड एक्सेलरेशन दिया, हमने अपैरेंट वेट निकालना है, यानी नॉर्मल रिएक्शन निकालना, दैट इज m × g + a के बराबर। सो मास बताया गया है 60 kg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू मान लो 10, प्लस एक्सेलरेशन, किस एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, 2 से जा रहा है। सो इट इज 60 और ये हुआ 12, यानी ये 720 बन जाएगा, 720 kg। ठीक है, अपैरेंट वेट जो इसका आएगा दैट इज नहीं, ये नॉर्मल रिएक्शन आया 720 न्यूटन। अगर केजी में आंसर चाहिए तो डिवाइड बाय 10 यानी 72 kg। तो ये तो नहीं है, ये गलत ऑप्शन है, 72 kg इसका अपैरेंट वेट होगा। ए कॉइन इज प्लेस्ड ऑन ए रोटेटिंग टर्न टेबल, आपके पास एक रोटेटिंग टर्न टेबल है, ये घूम रहा है, हमने किसी डिस्टेंस पे कॉइन को रखा हुआ है। ये रोटेटिंग टर्न टेबल है, हमने यहां पे कॉइन को रखा हुआ है। तो जब ये घूमेगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर लगेगा, ठीक है, mv²/r, या अगर ये ओमेगा से घूम रहे हैं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा mω²r के बराबर। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर हम क्या करें, देखिए 9 सेंटीमीटर इसकी डिस्टेंस है, यहां से यहां तक 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस है फ्रॉम द, इफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द टर्न टेबल इज ट्रिपल्ड, अगर हम ओमेगा ट्रिपल करेंगे, अगर हम ओमेगा क्या करेंगे, ट्रिपल, तो इट विल जस्ट स्लिप इफ इट इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ, यानी 9 सीन्स, अगर हम ओमेगा क्वेश्चन समझिए, अगर हम ओमेगा से घुमा रहे हैं तो 9 सेंटीमीटर पे स्लिप कर जाता है। अगर आप ओमेगा ट्रिपल करोगे तो किस डिस्टेंस पे स्लिप करेगा। तो पहले मुझे बताओ, इसको स्लिप कौन नहीं होने देगा, फ्रिक्शन, दैट इज म्यू टाइम इज नॉर्मल, वो होगा बराबर mω²r, यानी म्यू टाइम इज नॉर्मल होगा बराबर mg के, इट इज mω²r। सो यहां पर mm कैंसिल होगा, अगर हम r निकालेंगे, r आएगा μg/ω², यानी r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ω²। यानी अगर आप ओमेगा ट्रिपल करोगे, रेडियस हो जाएगा, ω² हुआ, ट्रिपल का स्क्वायर 9 हुआ, तो रेडियस 1/9 हो जाएगा, यानी रेडियस जो ऑलरेडी थी का था उसका 9 हो जाएगा। r' जो आपको आएगा दैट विल बी r/9। आई रिपीट द क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन बता रहा है कि आप बताइए, अगर आप ओमेगा से घुमा रहे हो, 9 सेंटीमीटर पे स्लिप हो रहा है, अगर आप ओमेगा ट्रिपल करोगे ये किस डिस्टेंस पे स्लिप करेगा। हमने कंडीशन निकाली, और होता है μg/ω², और वो डिस्टेंस है जहां पर स्लिप करेगी। अब अगर आप अपने ओमेगा को ट्रिपल कर दिया तो रेडियस क्या हो जाएगा, 9, 3 का स्क्वायर 9 हुआ, यानी r/9। सो इनिशियली कितनी दूरी पे स्लिप कर रहा था, 9, सो 9/9, तो आपका आंसर आएगा 1 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर। तो यहां पर हमने क्या देखा, हमने यहां पर लॉज ऑफ मोशन आज और सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन हमने किए, और साथ में सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस हुए। मैं फिर से बताने जा रहा हूं, पहले मैंने न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ के कुछ क्वेश्चंस आपको कराए, उसके बाद हमने इंपल्स मोमेंटम थ्योरम पढ़ी, उसके बाद हमने जो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के क्वेश्चंस किए, फिर स्प्रिंग्स के क्वेश्चंस हमने किए, फिर फ्रिक्शन पार्ट पे भी हम आए, उसके बाद लास्ट में हमने सर्कुलर मोशन पढ़ा। सो उम्मीद है कि आपने अच्छे से ये चीजें समझी होंगी, एंड आई होप कि इनमें से कुछ क्वेश्चंस नीट एग्जाम में आए, जो असाइनमेंट आपको मिलेगा उसको थोड़ा सीरियसली देखिएगा, बिकॉज जो ये क्वेश्चंस है ये बड़े टाइम निकाल के निकाले गए हैं आप लोगों के लिए, तो इनको एक बार ही सीरियसली देख लें, ये बड़े इंपॉर्टेंट नीट एग्जाम्स के लिए। सो उम्मीद है कि आप असाइनमेंट भी सारा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।